पिछले टर्म पे आपको क्या है कि हमने वेक्टर्स का डिस्कशन किया था, वेक्टर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने जाना था। आज हम वेक्टर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वेक्टर्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले बता रहे हैं आपको वेक्टर प्रॉपर्टीज। वेक्टर प्रॉपर्टीज, वेक्टर प्रॉपर्टीज को जाने बगैर हम वेक्टर को क्या है कि अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। वेक्टर प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर को क्या है कि कैसे शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि जब भी आप वेक्टर का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या है कि वेक्टर को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हर वेक्टर में दो बातें होती है, एक होती है डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करें और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करें तो वेक्टर चेंज नहीं होता। आपको बताया गया था कि वेक्टर में लाइन की लेंथ तो बताती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में लाइन पे लगा एरो बताता है वेक्टर की डायरेक्शन। तो वेक्टर को कैसे शिफ्ट करेंगे, आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेंगे तो वेक्टर क्या है कि ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। देखो आपको एक वेक्टर दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको ए बी एक वेक्टर दिखा रहे हैं। इस वेक्टर को आप क्या है कि यहाँ से इसको कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, आपकी जहां इच्छा हो जहां ले जाइए आप। बस कंडीशन क्या है, न इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए न इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आप क्या है कि किसी भी वेक्टर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाके शिफ्ट कर सकते हैं। आप समझ गए कि वेक्टर कैसे शिफ्ट होता है। वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जा सकते हैं। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस टू शिफ्ट द वेक्टर। अब आपको क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको बोलते हैं अपन एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। याद रखिए बच्चों, कोई भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ये होता है उनकी टेल से टेल या उनकी हेड से हेड के बीच का एंगल। कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, उनकी टेल से टेल या उनके हेड से हेड के बीच का एंगल जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। मीन्स उनके कन्वर्जिंग पॉइंट से कन्वर्जिंग पॉइंट और डाइवर्जिंग पॉइंट से डाइवर्जिंग पॉइंट के बीच का जो एंगल होता है ये वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, ये आपको फिगर दिखाइए वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू के बारे में। और हमें यहाँ पे सपोज कोई पूछता है कि पी और क्यू के बीच का एंगल क्या होगा, तो ये थीटा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आपको क्या बताया था, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है उनकी टेल से टेल या उनके हेड से हेड के बीच का एंगल। जबकि इस फिगर में थीटा क्या है, पी वेक्टर के टेल से क्यू वेक्टर के हेड के बीच का एंगल है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पी वेक्टर था। अब आप क्यू को शिफ्ट कर दीजिए, जो प्रोसेस आपको अभी ऊपर बताया है उस प्रोसेस से आप क्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। जब शिफ्ट करेंगे ये थीटा था तो ये क्या हो गया, ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच का एंगल है यहाँ पे 180 माइनस थीटा, न कि थीटा। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे क्या है कि क्यू वेक्टर जो था इसे यही रहने दीजिए और जो पी वेक्टर है इसे पीछे शिफ्ट कर लीजिए। ये पी वेक्टर था, ये थीटा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो आपको पता चल गया कि वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू के बीच का एंगल क्या है यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा। इस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको क्या है कि वेक्टर की तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। कंपोनेंट को कभी कभी अपन क्या बोलते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं। ओके, तो दो तरीके के क्या है कि कंपोनेंट अपन पढ़ते हैं। एक कंपोनेंट तो हम पढ़ते हैं प्लेन के अंदर, एक कंपोनेंट तो हम क्या पढ़ते हैं वेक्टर के प्लेन में कंपोनेंट, एक पढ़ते हैं अपन स्पेस में कंपोनेंट। ओके, तो प्लेन वाले जो कंपोनेंट है उसे कई बार कई बुक्स में लिखा होता है टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और जो क्या है कि स्पेस में जो क्या है कि कंपोनेंट होते हैं उसे अपन जानते हैं थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले बात करते हैं टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। पहली बात तो क्या है कि वेक्टर के कंपोनेंट से हमारा मीनिंग क्या होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि सिंपल वर्ड में ये बताइए कि वेक्टर के कंपोनेंट से मतलब क्या है, तो वेक्टर के कंपोनेंट से हमारा सिंपल मीनिंग ये कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, किसी पर्टिकुलर वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसे बोलते हैं वेक्टर के कंपोनेंट। ओके, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो देखिए कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कंपोनेंट, इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। ओके,
यहाँ पे आपको क्या है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया है। इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या है कि यहाँ पे एक वेक्टर ए दिखा रखा है। इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक वेक्टर ए दिखा रखा है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, थीटा। इस वेक्टर के हम क्या है कि कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। तो याद रखिए बच्चों, जब किसी वेक्टर के कंपोनेंट करने होते हैं, जिस एक्सिस के अलोंग करने होते हैं, उसी एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। हमें वेक्टर ए के कंपोनेंट करने, एक्स और वाई के अलोंग करने, तो हम एक्स और वाई पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, जैसा आपको नीचे दिखा रखा है। तो इस वेक्टर ए से यहां से परपेंड ड्रॉप कर दिया। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आपको दिखा रखी है, ये वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ दिखा रखी है, ये वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने एक्स पे परपेंड ड्रॉप किया था, इधर वाई पे परपेंड ड्रॉप किया था, और वेक्टर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ए वेक्टर इक्वल लिख दिया एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ओके, और यूनिट वेक्टर को क्या है कि हम क्या लिखा करते थे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा क्या था, वेक्टर इक्वल टू था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो हम ये इसको लिख देंगे, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि एक्स वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड है एक्स, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर एज्यूम कर रखा है आई के। ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए वाई, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर एज्यूम कर रखा है जे के। ओके, यहां पर एक्स और ए वाई जो दिखा रखे हैं, ये वेक्टर ए के एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। एक्स और ए वाई क्या है, वेक्टर ए का क्या है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। इस एक्स और ए वाई की वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं बच्चों, एक्स और ए वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्राइंगल जो आपको दिखा रखा है, नाम रख दो उसका कुछ भी, ओ बी पी। ये जो ट्राइंगल दिखा रखा है ओ बी पी, इस ट्राइंगल में कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा हमारे पास एक्स अपॉन ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से बच्चों हमें एक्स क्या मिला, एक्स मिल गया हमें ए कोस थीटा, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 1। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लिखेंगे ए वाई अपॉन ए। ओके, तो साइन थीटा क्या लिखा हमने, सिमिलरली इसको लिखा हमने ए वाई अपॉन ए। तो हमें यहाँ पे ए वाई क्या मिलेगा, ए वाई मिल गया हमें ए साइन थीटा। ओके, अब ये जो दो इक्वेशन लिखी हमने, इन दो इक्वेशन का यदि आप स्क्वायर कर दें, सम कर दें और अंडर रूट निकाल लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट ये मिल जाएगा। तो यहां से तो आपको मिल गया मैग्नीट्यूड, और यदि आप दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, तो आपको मिल गया टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, ए वाई अपॉन एक्स, जिससे थीटा लिख सकते हैं आप टेन इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स। तो इस तरीके से आप क्या है कि किसी भी वेक्टर के क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं, और किसी भी वेक्टर का क्या कर सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ओके, एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आपको क्या है कि अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे हमने क्या है कि फोर्स लगाया कितना, 50 न्यूटन, और ये यहां से एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, और हमें पूछा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, ये हमें पूछा। तो बच्चों याद रखिए, जिस डायरेक्शन में कंपाउंड निकालना होता है, जिधर एंगल बना होता है ना, उधर कोस का कंपाउंड आता है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं एफ एक्स आएगा हमारे पास कितना, 50 कोस 37 डिग्री, और कोस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री से, कोस 37 डिग्री होता है 4/5, तो ये हो जाएगा हमारा 40 न्यूटन। अगर हम निकालना चाहें वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 50 साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 30 न्यूटन। और आपसे यदि न्यूमेरिकल में ये पूछता कि एक्सप्रेस द फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म या यूनिट वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसे कैसे लिख देंगे, आप इसे लिख देंगे F इक्वल टू 40 आई के
प्लस 30 जे कैप, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। और वापस यदि आप इसको क्या मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, एंगल निकालेंगे तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा 30/40, 3/4, तो थीटा फिर से आपके पास 37 डिग्री आ जाएगा। कहने का मीनिंग बच्चों क्या हुआ, आप क्या है कि किसी वेक्टर से क्या है कि कंपोनेंट निकाल सकते हैं और कंपोनेंट से क्या है कि वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो आपने क्या है कि इस लेक्चर के अंदर क्या है कि वेक्टर का 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन देखा है। अगले वाले लेक्चर में हम आपको क्या है कि वेक्टर का 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन बताएंगे कि स्पेस में वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करते हैं। और साथ में क्या है कि 2 डायमेंशनल जो आपने क्या है कि एनालिसिस देखा है, इसके भी क्या है कि कुछ और क्वेश्चन से अपन क्या है कि इंट्रोड्यूस होंगे, ताकि अपन क्या है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स को क्या है कि एकदम अच्छी तरह समझ सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।